हेलो बच्चों। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए एक और बेहतरीन वीडियो जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि का दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। एक और अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये। इसमें दो दो चर वाले दो समीकरण दिए हैं, रैखिक समीकरण। 7x-15y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है x+2y बराबर 3। इनको हम आज पुनः प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उस दिन का जो एग्जाम्पल था वो सिंपल था, तो आज थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, वही मेथड जो आपको बताया था मैंने कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो इसमें जो ज्यादा आसान रहेगा वो समीकरण 2 से एक चर का मान निकालना रहेगा। तो इसलिए हम समीकरण 2 को उठाते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 को लेंगे अपन और एक नया समीकरण इससे क्रिएट करेंगे। इसमें जो आपको आसान रहेगा वो ये रहेगा कि x का मान निकालना। y का मान निकालोगे तो थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि y का जो गुणांक है वो 2 है, उसको बटे में ले जाना पड़ेगा, तो शुद्ध मान निकालने में आपको समस्या आएगी। तो इसलिए बेहतर होगा कि इसमें x का मान निकाल कर रख लें आप। तो x का मान निकालते हैं हम। x बराबर आएगा आपका 3-2y। आपको ये मालूम है कि 2y का यहाँ पर पक्षांतर होगा, क्योंकि x का मान निकालना चाहते हैं। जिस चर का मान निकालना चाहते हैं वो चर जो है वो LHS में रहता है, और बाकी के जो पद बचते हैं उसके साथ में उनका हो जाता है पक्षांतर, बराबर के दूसरे तरफ चले जाते हैं। अब ये नियम आपको मालूम है कि बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, बराबर के राइट में जाएगा, उस साइड जाएगा, तो पद जो है वो अपना विपरीत चिन्ह कर लेगा। यानी उस पर अगर धनात्मक निशान था पहले तो वो हो जाएगा ऋणात्मक, और ऋणात्मक था तो वो हो जाएगा धनात्मक। तो इस तरीके से हमें ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि x का मान हमने किस समीकरण से निकाला है, दूसरे समीकरण से। इस मान को हमें एक समीकरण में रखना है, पहले वाले समीकरण में रखना है। जिस समीकरण से मान निकाला जाता है उस समीकरण में मान को नहीं रखा जाता है, ये ध्यान रखना। पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी मैंने। तो हम रखेंगे पहले वाले समीकरण में x के मान को। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 7x है यहाँ पर, और 15y, और ये इस तरीके से बराबर में 2 है। तो 7 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ पर 7 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और मान लिखना है हमें किसका, x का मान लिखना है। तो x का मान, अब ये ध्यान रखना कि 7 जैसे 7x जो है, ये दोनों राशियां जो है, ये अचर राशि और ये चर राशि, दोनों राशियां आपस में गुणा में लिखी हुई हैं। इसमें भले ही गुणा का निशान बीच में नहीं लगा है, लेकिन इनको माना जाता है गुणा में ही। तो जब हम x का मान रखेंगे, जैसे हम x का मान रखेंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो मान जो है वो गुणा में रखा जाएगा। गुणा का निशान यहाँ पर हमें लगाना होगा, और ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि x का मान जो है 2 पदों में, इसलिए। तो x का मान रख रहे हैं हम 3-2y। 3-2y आप देख सकते हो, इस x की जगह हमने क्या लिख दिया है, 3-2y लिख दिया। मान रखते समय ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में जो 7 और x के बीच में है वो मल्टीप्लाई में है, ये दोनों संख्याएं, ये दोनों राशियां, इसलिए यहां पर हमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई लगा दिया हमने। और अगला जो है कौन सा पद है, 15y, तो -15y लिख दिया, ऐसा कैसे ही, और बराबर के 2 लिख दिए, ऐसे कैसे ही। ओके। अब अगला जो काम है वो क्या है कि ये देखो आप, 7 × 3-2y। अब इंटू जो लगा है वो किसके साथ लगा है, पूरा 3-2y के साथ लगा हुआ है। यानी कि 7 का जो मल्टीप्लाई है वो 3-2y दोनों में होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। कभी कभार गलती क्या हो जाती है कि 7 का मल्टीप्लाई केवल एक ही संख्या में करके हम छोड़ देते हैं, तब वो सवाल फिर गलत हो जाता है आगे तक। तो 7 का 3 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 3 में करेंगे तो 7×3 = 21 होगा, और 7 का 2 में करेंगे तो 7×2 = 14 होंगे। लेकिन साथ में इसमें बाय है, हमने 7 का मल्टीप्लाई 2y के साथ किया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 14y आएगा। और माइनस में ये 15y ऐसा कैसे ही, और यहाँ पर बराबर 2 भी ऐसे कैसे ही रहेंगे। अब हम देख पाते हैं इसमें कि समान जो पद हैं वो उन पदों को देखा जाएगा, और उनके चिन्ह देखे जाएंगे, उनके चिन्ह के अनुसार उनका जोड़ या घटाव होना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अचर पद है, ये अचर पद यहाँ से खत्म हो जाएगा, और बाकी जो 2 चर वाले पद हैं 14y और 15y, इनको हम देख पा रहे हैं कि इनके निशान है समान निशान है। तो ऐसे केस में इनका जोड़ होगा, 14 और 15 जो है उनका जोड़ होकर कितना हो जाएगा, 29, और बाय में बाय
बाय और बाय साथ में रहेगा ये, क्योंकि 14 बाय और 15 बाय जुड़े हैं तब जाकर ये हुआ 29 बाय। अब ऋण और ऋण वाली संख्या जुड़ी है इसलिए यहां पर आएगा ऋण 29। ठीक है, बराबर जो है तुम्हारा 2। ऐसा कैसे ही। अब क्या बचा अपने पास, 21 बचा हुआ है। 21 को हमने नहीं लिखा है, तो चाहे तो हम 21 को यहां लिख दें इस स्टेप में और अगले स्टेप में इसका पक्षांतर कर लेंगे। तो अब जो होना है वो पक्षांतर होना है 21 का, तो ये 29 बाय ऐसा कैसे ही और बराबर में 2 भी ऐसा कैसे ही। इस संख्या 21 को हटाना है। अब देखिए आपके 21 जो है यहाँ पर धनात्मक चिन्ह के साथ है, इसमें चिन्ह लगा नहीं है लेकिन माना जाएगा इसको धनात्मक। तो 21 जो है उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, ऋण का 21 हो जाएगा। अब ये 29 बाय जो है वो ऐसा कैसे ही रहेगा और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, देखिए 21 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें जोड़ होगा कि घटा होगा। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना, आप विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं। एक चिन्ह जो है, एक संख्या 2 धन की है और 21 जो है वो ऋण की है, तो ऐसे केस में इनमें अंतर होगा, इनमें जोड़ संभव नहीं है। जोड़ होता है समान चिन्हों में, या तो संख्या धन की हो या संख्या ऋण की हो, तब जाकर जोड़ होता है। तो यहाँ पर अगर एक संख्या धन की एक ऋण की है तो फिर उसमें होगा अंतर, तो इन संख्याओं को घटा देंगे हम। अब ध्यान रखना, बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी। देखने में ये बड़ी लग रही है, वास्तव में तो नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी अपन कहेंगे सुविधा के लिए कि 21 जो है वो बड़ी है। 21 में से 2 घटा देंगे, 21 में से 2 घटेगा तो आएगा 19 और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा यानी माइनस का 19। अब देखिए बाय का मान हमें निकालना है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, बाय के गुणा में जो संख्या है, बाय के गुणा वाली संख्या जो बटे में पहुंच जाएगी। ये नियम आपको मालूम है, कक्षा 9 में इस तरीके के सवाल पढ़े थे आपने, एक चर वाले रैखिक समीकरण में ये चीज आई थी, है ना। तो ये 29 जो है बटे में जाएगा, तो बाय बराबर निकलेगा अपना -19। ये 29 जो है 19 के बटे में जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -29। तो बाय का मान इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा 19/29। अब आप देखिए इसका अंश भी ऋणात्मक है, हर भी ऋणात्मक है, तो ये जो दोनों निशान है, चाहे तो कह दो कि ये कट गए या फिर इनको कह दो कि समाप्त हो गए हैं। ऋण से ऋण भाग, ऋण का भाग जब ऋण में जाता है तो धन हो जाता है, आपको मालूम है। जैसे गुणा का कंसेप्ट है, चिन्हों का गुणा, चिन्ह परिपाटी में हम देखते हैं कि थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे जब हम धन का गुणा धन में करते हैं तो आपका क्या आता है, धन आता है, और ऋण का गुणा अगर हम धन में करते हैं तो आपका आता है ऋण। धन का गुणा जब हम ऋण में करते हैं तो आता है आपका ऋण, और ऋण का गुणा जब हम करते हैं ऋण में तो आता है धन। समान चिन्हों का गुणा जब किया जाता है तो धनात्मक संख्या आती है, समान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करेंगे अर्थात समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो धन आएगा, और विपरीत चिन्हों का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। ये बात आपको भली भांति समझ लेना चाहिए। यहाँ पर समान चिन्हों का गुणा कर रहे हैं, धन धन के चिन्ह है तो धन आया है, इधर फिर समान चिन्ह है ऋण ऋण, इनका गुणा कर रहे हैं तो धन आया है। अब देखिए ऋण चिन्ह और धन चिन्ह, ये विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्हों का गुणनफल ऋण होता है, फिर यहाँ भी विपरीत चिन्ह है, इनका गुणनफल ऋण होता है। अब यही जो कंसेप्ट है वो आपका किस में लागू हो जाएगा, भाग में। अगर यहाँ पर गुणा की जगह हम समझ ले भाग, तो हम कहेंगे कि धन का अगर भाग धन में जाता है, धन की संख्या का धन की संख्या में भाग देंगे तो उत्तर आएगा धन का, फिर धन की संख्या का ऋण की संख्या में भाग देंगे तो आएगा ऋण का, ऋण की संख्या का धन की संख्या में भाग देंगे तो आएगा ऋण का, ऋण की संख्या का भाग ऋण की संख्या में देंगे तो आएगा धन का। तो इस तरीके से चिन्ह परिपाटी है, तो इसको अच्छे समझना है, क्योंकि अगर आपने ये चिन्ह यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, पूरी संख्या को ऋण का लिख दिया, तो यही मान अब जब दूसरे तीसरे समीकरण में रखोगे तो फिर वो जो x का मान होगा वो हो जाएगा आपका गलत। तो इसलिए आपको यहाँ पर चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है। देखा, मेरे देखने में आया कि ऐसे जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो इस सवाल को खराब कर देती है। पिछले साल मैंने देखा था कि इस चिन्ह के कारण जो बच्चे जो बोर्ड परीक्षा में जो लिख के आए थे, सॉल्व करके आए थे, उसमें उन्होंने क्या किया था कि 2 सवाल दिए थे उनने रैखिक समीकरणों वाले, दोनों ही सवाल अधिकांश बच्चों के गलत थे। तो उसका कारण क्या था, छोटी सी गलती उनकी कि उनने जो ऋण की संख्या आना चाहिए था उसको धनात्मक संख्या मानते हुए उस सवाल को आगे बढ़ा दिया। तो उनके हिसाब से तो वो सही करके आए थे, लेकिन अल्टीमेटली वो सवाल जो था गलत था एक चिन्ह की वजह से। तो कैलकुलेशन जब करते हैं हम तो इन बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर हमारा सवाल सही हो पाता है और उसका सही परिणाम मिल पाता है। तो छोटी छोटी बातें होती है, इनका आप विशेष ध्यान रखें। अब ये हमें बाय का मान प्राप्त हो चुका है। अब अगले स्टेप में हम जाएंगे एक्स के मान की तरफ। एक्स का मान निकालना है अगला हमें। तो इस एक्स के मान को निकालने के लिए हमें इस बाय के मान को क्या करना पड़ेगा,
समीकरण 1, 2 और 3 में से किसी एक में रखना पड़ेगा। देखिए मैं बता देता हूं आपको स्पष्ट, जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो आप क्या करोगे, जो चर का मान आया है उसको समीकरण 3 में रखोगे। ये बात आप बिल्कुल फिक्स कर लो दिमाग में। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं बोलूं तीनों में से किसी एक में रख दो, तो किसी किसी का क्या दिमाग चलेगा, वो एक में रख देगा या 2 में रख देगा, तो फिर उस समय क्या होगा कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, अपनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अपन नहीं चाहते कैलकुलेशन बढ़े, और सरल से सरल तरीके से न्यूनतम पदों पर प्रश्न को हल करेंगे। तो बाय के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहां एक लाइन लिख देंगे हम, बाय का मान जो है आप रखें 3 में, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो अब बाय का मान 19/29 है, समीकरण 3 को देखिए गौर से, ये समीकरण 3 है आपका, इसमें बाय के स्थान पर आपको लिखना है 19/29, बाकी सारे टर्म्स ऐसे कैसे लिखना है, तो x जो है वो ऐसा कैसे लिखना है, और 3 जो है उसको भी ऐसा कैसे लिखना है, और 2 उसको भी ऐसा कैसे लिखना है। अब 2 बाय लिखा है, तो 2 और बाय के बीच में कौन सा निशान है ये आपको समझना है। जैसे 7x में हमने समझा था 7 और x के बीच में ऋण का गुणा का निशान था, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 और बाय के बीच में गुणा का निशान माना जाता है। तब हम जब मान रखेंगे तब यहाँ पर गुणा का निशान लगाना पड़ेगा हमें। हाँ, और ये फिर बाय की जगह आपका मान रखा हो जाएगा 19/29 इस तरीके से। अब हमें पहले सॉल्व करना है इसको, इस पद को पहले कंप्लीट सॉल्व कर लेना है, इसके बाद घटाना है। तो आप देख पा रहे हो कि 2 का जो मल्टीप्लाई है वो 19 में होगा, यहाँ पर कटेगी नहीं संख्या, काटने की कोशिश मत करना। मल्टीप्लाई जब भी होता है एक संख्या का दूसरी संख्या से, एक तरफ तो भिन्नात्मक संख्या एक तरफ खाली संख्या है, तब हमेशा ध्यान रखना इस संख्या का जो मल्टीप्लाई होता है वो अंश वाली संख्या में होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 के बटे में 1 लिखा जा सकता है, 2 के बटे में 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 19/29। ये केस सामने है, तो ये 6वीं कक्षा में और 5वीं कक्षा में इस चीज को हम पढ़ते थे, सॉल्व करते थे, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। तो अंश का अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 का अगर हम 2 में करेंगे तो यह आ जाएगा 38, और 29 का 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा 29 का 29। तो इस तरीके से 19 का 2 में किया तो 19 दूनी 38 हो जाता है, और फिर यहाँ पर तुम्हारा जो है 29 का 29। अब इस चीज को फिर से कैलकुलेशन करेंगे अपन वापस, और इसको सॉल्व करने के लिए 3 में से इस चीज को घटाने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको भिन्नात्मक संख्या बनाना पड़ेगा, परिमेय बनाना पड़ेगा, तो तब जाकर घटाना आसान होगा अपने लिए। x बराबर क्या बन गया, 3/1 माइनस 38/29। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में क्या होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपको, और अगर आपने भिन्नों का अंतर या परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव अच्छे से पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो मैं फिर से इसको यहाँ पर करता हूँ इसको सॉल्व। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x ऐसा कैसे ही, और यहाँ पर जो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, परिमेय संख्याओं या भिन्नात्मक संख्याओं को जब जोड़ा और घटाया जाता है तो उसको एलसीएम के माध्यम से जोड़ा या घटाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 29 और 1 का जो है एलसीएम कितना होगा, वो 29 और 1 का एलसीएम होगा 29। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता और ऐसा केस कहीं आ गया सामने, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सीधा क्या करोगे, नीचे वाले जो हर संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई करके आप रख दोगे तो काम चल जाएगा आपका। तो अभी हमने क्या किया, 29 और 1 कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहां पर आ गया 29। अब क्या होगा, 1 का भाग हम 29 में देंगे। आगे की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम ले लिया है, एलसीएम के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है कि पहली वाली जो भिन्न है या परिमेय संख्या उसका हर है, उसका भाग हम एलसीएम में देते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम 29 है उसमें भाग देंगे 1 का जब 29 में भाग देंगे तो 29 आएगा, और 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 29 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 में 27 और 2 हासिल आ जाएगा, और 3 दूनी 6 और 2 हो जाएंगे 8। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई 29 का 3 में किया तो कितना आ गया, 87 आ गया, और माइनस ऐसा कैसे ही, और 29 का फिर 29 में भाग देंगे तो आपको मालूम है कि 1 आ जाएगा, 1 का गुणा फिर 38 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38। तो x बराबर इस तरीके से 87 में से 38 घटा देंगे तो क्या बच रहा है, घटाइए, 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे यहाँ पर,
और 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो इस तरीके से अंतर आ जाएगा इसका, और ये x का मान भी आ जाएगा आपका 49/29, 49/29। अब y का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, तो ये दोनों मान इस तरीके से प्राप्त हो चुके हैं, x और y का के दोनों मान, और ये जो है दोनों ही आपका इस समीकरण का हल है। जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म था उसमें x का मान निकल गया और y का मान निकल गया, और यही इसका हल बन जाता है। तो इस तरीके से x बराबर हमें मिल चुका है 49/29 और y बराबर जो मिल चुका है 19/29। तो ये दोनों इसके आंसर हैं।